मैं आकांक्षा सक्सेना। आज हिस्ट्री की क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री की क्लास 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एंशिएंट स्टार्ट किया है और एंशिएंट में हमने देखा है कि इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस, और जिन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोहिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। वो सभी हमने बेसिक से तैयार कर लिया और आज हम प्री हिस्टोरिक पीरियड के जो 3 पार्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और उसको डीपली हम तैयार करेंगे। तो पहले एक बार पहले का रिवीजन कर लेते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं और हिस्ट्री का पिता भी कहते हैं। इन्होंने हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोहिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 1 में। अब आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्री हिस्टोरिक पीरियड को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण। जिसे हम बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। तो आज की हमारी क्लास में हम प्री स्टोन एज, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पढ़ेंगे। मतलब ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज, इन तीनों को ही हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल का विभाजन। प्रागैतिहासिक काल का विभाजन या पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। थॉमसन या टॉमसन, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल का विभाजन कह सकते हैं, या फिर पाषाण काल को 3 भागों में किसने बांटा, तो वो थॉमसन थे, जिन्होंने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहला भाग हम सबसे पहले पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल।
पूरा पाषाण काल। जो पाषाण काल है, पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। पाषाण काल का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने कैसे अध्ययन किया था? तो कुल्हाड़ी, इन्हें कुल्हाड़ी मिली थी कहाँ पे? तमिल में, मद्रास में। इन्हें कुल्हाड़ी मिली थी मद्रास में, उसी से मद्रास में कहाँ पे? पल्लवरम में। पल्लवरम में, ठीक है। तो पाषाण काल का सर्वप्रथम अध्ययन रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। कैसे किया था? इन्हें मद्रास में एक कुल्हाड़ी मिली थी, पल्लवरम में इन्हें कुल्हाड़ी मिली थी, जिससे इन्होंने ये पता लगाया। कौन से टाइम पीरियड का पता लगाया? पाषाण काल टाइम पीरियड का पता लगाया। दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट डाल देते हैं। तो पूरा पाषाण काल जो था, पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य था, पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें या उससे पहले हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें, तो प्रागैतिहासिक काल के ही 3 पार्ट हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। लेकिन पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है एक अज्ञात समय से शुरू होकर 10,000 BC तक। लिख देते हैं, इसका टाइम पीरियड है अज्ञात समय से 10,000 BC तक। तो जो चीज अज्ञात समय से 10,000 BC तक शुरू चल रही है, इसका मतलब है कि मानव इस समय सीख रहा था, मानव के मस्तिष्क का विकास हो रहा था और वो सीखने की अवस्था में था उस समय। वो सीख चुका नहीं था, वो सीख रहा था। तो सीखने के लिए अब ऐसा तो नहीं है कि जो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है, जो ओल्ड स्टोन एज है, वहां पे वो पढ़ना लिखना सीख रहा था, वो अपनी जीविका कैसे चलाई जाए वो उसको सीख रहा था। तो जीविका चलाने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, भोजन। दूसरा, जल की व्यवस्था। और तीसरा, निवास स्थान। इसको डीपली समझेंगे कि जीविका चलाने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। पहला भोजन, दूसरा जल की व्यवस्था और तीसरा निवास स्थान। अगर एक मनुष्य को भरपेट भोजन मिल जाए, उस टाइम पे पीने के लिए पानी मिल जाए और एक सुरक्षित स्थान मिल जाए रहने के लिए, तो वो अपनी जीविका आराम से चला पाएगा। तो यहाँ पे जो पूरा पाषाण काल है, यहाँ पे मनुष्य इन तीनों चीजों की ही खोज कर रहा था, इन तीनों चीजों के लिए ही संघर्ष कर रहा था। भोजन, अभी खेती शुरू नहीं हुई थी, तो भोजन कैसे करता था? शिकार करके। लेकिन मनुष्य इतना विकसित नहीं हुआ था, तो उसे शिकार का भी पूरा ज्ञान नहीं था। तो भोजन के लिए वो क्या करता होगा? शिकार करता होगा। अब वो शिकार जानवरों का ही करेगा, और इस समय आग भी जलाना नहीं सीखा था मनुष्य ने, तो मांस ही खाता होगा वो। निवास स्थान, स्थिर निवास स्थान तो था ही नहीं उस समय में। ये कैसे लोग थे? ये खाना बदोश लोग थे। जहां इन्हें खाना मिल जाता था भरपूर, जहां इन्हें शिकार करने को मिल जाता था, ये वहीं चले जाते थे। तो अब हम इन्हीं तीनों चीजों पे डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले शिकार का अल्प ज्ञान था, शिकार का अल्प ज्ञान था। दूसरा, पत्थर के उपकरण बनाता था मनुष्य, उपकरण या औजार बनाता था। ठीक है। आग जलाना सीखा, या हम कह दें आग का आविष्कार हुआ। अब पहले इन्हीं तीनों चीजों को देख लेते हैं। तो मनुष्य, पूरा पाषाण काल के जो लोग थे, उन्हें सिखाने के लिए कोई अलग से नहीं आया था। वो चीजों को देख देख के ही सीख रहे थे। वो शिकार करना सीख रहे थे। अब शिकार करना वो सीखते किससे? तो जो जानवर होते थे, जब वो एक दूसरे का शिकार करते थे, तो शायद मनुष्य भी उस समय उन जानवरों से सीख रहा था कि शिकार कैसे करते हैं। और जब एक जानवर शिकार करता है तो वो शिकार करते समय अपनी दो चीजों का इस्तेमाल करता है, एक अपने दांतों का और दूसरा अपने पंजों का। तो शायद मनुष्य को भी इस चीज का एहसास हो रहा होगा कि शिकार करने के लिए नुकीली चीजों की जरूरत होती है। तो यहीं से जब मनुष्य ने पत्थर के उपकरण और औजार बनाना शुरू किया, तो उसने पत्थरों को नुकीला करना शुरू किया ताकि वो अच्छे से शिकार कर पाए। और पत्थर को हम क्या बोलते हैं? पेबुल, पेबुल भी कहते हैं पत्थर। तो शिकार करने का ज्ञान एक साधारण सी बात है कि मनुष्य जानवरों से ही सीख रहा था। और जब वो शिकार करना सीख रहा था, तभी उसने पत्थरों को नुकीला करना भी सीखा, क्योंकि उसने देखा कि कोई भी चीज को काटने के लिए नुकीली चीज की जरूरत है। तो इसीलिए उसने पत्थरों को घिसना शुरू किया और पत्थरों को नुकीला करना शुरू किया। और जब वो शायद पत्थरों को नुकीला कर रहा होगा और पत्थरों को घिस रहा होगा, उस घिसने के ही प्रोसेस से चिंगारी निकली होगी और आग का आविष्कार हुआ होगा। तो पूरा पाषाण काल में ही पत्थर के उपकरण बनाना सीखा मनुष्य, और जब वो पत्थरों को घिस रहा होगा तो घिसने में ही चिंगारी निकली होगी और आग जलाना भी सीखा, आग का आविष्कार भी हुआ। ये इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आग का जो आविष्कार हुआ है, तो आग जलाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, किस स्थान पर मिले हैं? तो वो है चीन की चाओ जू गोजियन गुफा। चीन की चाओजू गोजियन गुफा में आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं। अब अगर हम इन तीनों चीजों को ध्यान से देखें, तो मनुष्य ने अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करना सीखा। और पहले आग का आविष्कार तो नहीं हुआ था, इसलिए मनुष्य कच्चा मांस खाता था। फिर उसने औजार बनाना सीखा। उसके बाद आग का आविष्कार हुआ पत्थरों को घिसने से। अब पत्थर उसने नुकीले तो बना लिए, लेकिन ऐसा भी होता होगा कि उस समय में मनुष्य कुछ समय खाली भी रहता होगा। तो खाली रहते समय हम आप लोग भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ, अगर हमारे हाथ में कुछ कलम है या हमारे हाथ में कुछ भी नुकीली चीज है, तो हम उससे कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। तो उस समय में मनुष्य वो भी ऐसे ही करता होगा। और जब उसने पत्थरों पर कुछ बनाना शुरू किया,
तो उसे क्या कह दिया गया कि पूरा पाषाण काल में चित्रकारी भी शुरू हो गई थी। तो इस काल में चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। अब ऐसा नहीं है कि उस समय में जो मनुष्य ने चित्रकारी की वो एकदम परफेक्ट थी, वो परफेक्शन के साथ थी। नहीं, कुछ भी बनाता होगा मनुष्य, और कुछ भी में भी बहुत सारी चीजें सीमित हैं। जैसे वो जो चीजें देखता होगा वो ही बनाता होगा। वो पेड़ देखता होगा अपने आसपास, वो पर्वत पठार देखता होगा, और वो मनुष्यों को देखता होगा। तो जाहिर सी बात है कि वो पेड़ पौधे, मछली, जीव जंतु या मनुष्यों की आकृति बनाता होगा। तो वहीं पे ही हमने कह दिया कि पूरा पाषाण काल में चित्रकारी के साक्ष्य भी मिले हैं। और ये साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये भीमबेटका की गुफाओं में मिले हैं। कि गुफाओं में मिले। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ठीक है। तीसरी चीज, इनका जो जीवन था वो अस्थिर था। अस्थिर था और ये खाना बदोश लोग। जो सबसे पहले बताया था कि खाना बदोश वो होते हैं जो अपनी भोजन की तलाश में इधर से उधर विचरण करते हैं। इनका कोई मूल निवास नहीं होता, कोई स्थिर निवास नहीं होता। तो अभी हमने पूरा पाषाण काल में ये सब चीजें पढ़ी हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि पूरा पाषाण काल के जो स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा पाषाण कालीन स्थल, पहला है नेवासा। ये कहाँ है? महाराष्ट्र। दूसरा है इनाम गांव। ये भी महाराष्ट्र में। और तीसरा है हमारा रेणुगुंटा। ये हमारा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि पूरा पाषाण कालीन जो लोग थे उनका जीवन, उनका निवास स्थान स्थिर नहीं था। लेकिन उस समय ना ही तो पहिए का आविष्कार हुआ था और ना ही कोई अन्य साधन था उनके पास दूर दराज की यात्रा करने के लिए। तो इनके जो निवास स्थान होंगे वो भी पास पास में ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई दक्षिण भारत में है तो कोई उत्तर भारत में हमें मिल जाएगा। तो पूरा पाषाण काल में इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड कितना है? 10,000 से लेके 4,000 BC तक, जिसको हम बोलते हैं मिडिल स्टोन एज
10,000 BC से लेके 4,000 BC। अब शिकार करने का अल्प ज्ञान उसे पूरा पाषाण काल में था। आग जलाना उसने सीख लिया था और पत्थर के औजार बनाना भी उसने सीख लिया था। कहाँ पे? पूरा पाषाण काल में, ओल्ड स्टोन एज में। अब जब मध्य पाषाण काल में आते हैं तो उन्हीं चीजों को, जब हम कोई चीज सीख लेते हैं तो उसके आगे का स्टेप हमारा ये होता है कि हम उन्हीं चीजों को और बेहतर ढंग से करते हैं। तो वहां पे उन्होंने पत्थरों के औजार बनाना सीख लिया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसमें और बदलाव किए और उन्हें बेहतर किया। तो अब इन्होंने शिकार करने के लिए तीर कमान का प्रयोग करना शुरू किया। तो ये तीर कमान का प्रयोग करते थे। अब शिकार का इन्हें पूर्ण ज्ञान हो चुका था। शिकार का पूर्ण ज्ञान हो चुका था। मध्य पाषाण काल में इन्हें शिकार का पूर्ण ज्ञान हो चुका था। यहाँ पे एक चीज और नोट कर लेना, जब हम हिंदी में प्रश्न पढ़ते थे तो प्रश्न कैसे आता था? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न जो है वो 3 भागों में बंटता था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कहने का मतलब ये है कि लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब मिडिल, है ना? लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब मिडिल। तो मध्य पाषाण काल भी तो मिडिल का ही तो है, मिडिल स्टोन एज ही तो है। तो इसको हम मध्य पाषाण काल कहते हैं और हम इसे लघु पाषाण काल भी कहते हैं। लघु पाषाण काल भी कहते हैं। ये चीज नोट कर लीजिए। यहाँ पे जब ये शिकार करते थे तो चॉपर, हैंड एक्स, इन सभी का प्रयोग करते थे, प्रयोग करते थे। किस लिए? शिकार करने के लिए। ठीक। यहाँ पे इन्होंने पशुपालन करना शुरू किया और पशुपालन के जो साक्ष्य हैं ये हमें यहाँ पे, जो हमारा लघु पाषाण काल है, ये हमारा मध्य पाषाण काल है, यहाँ पे इन्होंने पशुपालन शुरू किया और पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो हमें आदमगढ़, जो हमारा मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़ से हमें मिलते हैं। यहीं पे इन्होंने जो पालतू पशु हैं, पालतू पशु के साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन ये साक्ष्य बाजौर से मिले हैं, जो हमारा राजस्थान के बाजौर से। ठीक है, ये हमारा कहाँ है? राजस्थान में। अच्छा, अभी जब स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि एक मनुष्य को अपनी जीविका चलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है: भोजन, पानी और एक सुरक्षित निवास स्थान। तो भोजन तो शिकार कर लेता था वो। पानी के लिए जब वो नदियों के किनारे जाता होगा तो वो कुछ ऐसे करके पानी पीता होगा। तो जब वो ऐसी की आकृति बनाता होगा तो उसे शायद ये पता चला हो
कि कुछ इस तरह की आकृति में जल जो है वो गिरता नहीं है। तो जो बर्तन बना, तो यहाँ पे बर्तन बनाना भी उसने सीख लिया था। तो बर्तन, या फिर कुछ लोग बर्तन ऐसे भी लिखते हैं, तो बर्तन बनाने के साक्ष्य बर्तन बनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद यूपी से। ठीक है, इतनी चीजें तो हो गई हैं। अब हमें ये देखना है कि मध्य पाषाण काल के जो स्थान है वो कौन कौन से हैं, स्थल कौन कौन से हैं। तो मध्य पाषाण काल में 3 चीजें नहीं हुई हैं कि पशुपालन शुरू हुआ है, पालतू पशु के साक्ष्य मिले हैं और बर्तन यहाँ पे बनाए गए हैं। और बाकी तीर कमान का प्रयोग करना या शिकार का पूर्ण ज्ञान होना, ये चीज पूरा पाषाण काल से ही चलती आ रही थी। अब इसके स्थल देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। पहला स्थल संगन कुल्लू में मिला है, जो हमारा कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। दूसरा जल हलल्ली, ये कहाँ है? ये भी हमारा कर्नाटक में। और तीसरा ऊंचाई, ये हमारा कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये इसके मध्य पाषाण कालीन स्थल है 3। अब हम इसके बाद नव पाषाण काल को देखेंगे। अब थर्ड हम देखते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या क्या हुआ है? नव पाषाण काल, जिसे हम बोलते हैं न्यू स्टोन एज, नव पाषाण काल का टाइम पीरियड 4000 BC से 2500 BC तक है। सबसे पहला पॉइंट, नव पाषाण काल में कृषि करना शुरू कर दिया था मनुष्य ने, क्योंकि अब नव पाषाण काल तक मनुष्य मानसिक रूप से अत्यधिक विकसित हो चुका था, मतलब मस्तिष्क उसका काफी हद तक विकसित हो चुका था। इस काल में मनुष्य ने कृषि, करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मनुष्य ने पूजा करना भी शुरू कर दिया था, और इस समय में मनुष्य प्राकृतिक चीजों की पूजा करता था। पर्वत, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्र, इन सब की पूजा करता था। नव पाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ है। पहिए का आविष्कार, नव पाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार भी हो चुका था।
शिल्प का प्रयोग होना शुरू हो चुका था। एक सबसे छोटा पत्थर होता था, सबसे छोटा पत्थर माइक्रोलिथ। का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में माइक्रोलिथ पत्थर का सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ हुआ है? नवपाषाण काल में। तो पहिए का आविष्कार कुछ ऐसे हुआ होगा कि किसी लकड़ी का कोई गत्ता जो सरकता हुआ चला गया हो, तो उस सरकते हुए लकड़ी के एक गत्ते को देखते हुए मनुष्य ने शायद पहिए का आविष्कार किया हो उस समय में। तो ये सभी चीजें नवपाषाण काल में कृषि शुरू हुई थी, पूजा, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है और शिल्प का प्रयोग भी नवपाषाण काल में हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि नवपाषाण कालीन जो स्थल हैं उनको देख लेते हैं। नवपाषाण कालीन अगर हम स्थलों की बात करें तो पिकलीहल या हल्लूर, ये कहाँ पे है? कर्नाटका में। उतनूर तेलंगाना में है, चिराग बिहार में है, गुफकराल जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कैसे घर मिल रहे थे उस समय? गड्ढे, जिनमें बहुत ही ज्यादा गड्ढे होते थे या गर्तावास वाले। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, और बुर्ज होम में ही मानव के साथ कुत्ते का शव भी मिला है। कहाँ पे? बुर्ज होम में ही। दाउचली हैंडिंग असम में है, यहाँ पे जेडाइट पत्थर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता था। हथनौरा मध्य प्रदेश, यहाँ पे किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? मानव खोपड़ी के। तो ये सभी नवपाषाण कालीन स्थल हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ताम्रपाषाण काल को भी देख लेते हैं। ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल नवपाषाण काल के बाद का समय है। बाद का समय है। ताम्रपाषाण काल में तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। और अभी तक पहली धातु जिसका प्रयोग किया गया है वो कौन से काल में है? ताम्रपाषाण काल में। पहली धातु कौन सी है? तांबा, जिसका प्रयोग किया गया है। अब तांबा जो है ये यहाँ पे लिख दें, तो जो तांबा है वो दो चीजों से मिलके बना है, कांसा और लोहा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि पहली मिश्र धातु कौन सी है,
तो पहली मिश्र धातु कौन सी है? कांसा और लोहा। और पहली धातु कौन सी है? तो पहली धातु है तांबा। तो कांसा और लोहा क्या है? पहली मिश्र धातु। पहली मिश्र धातु के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? ताम्र पाषाण काल से। और पहली धातु के साक्ष्य भी हमें ताम्र पाषाण काल से मिले हैं। तो आज हमने जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड है, मतलब प्रागैतिहासिक काल है, उसके जो 3 भाग है, आज हमने उन्हें पढ़ा है, जिन्हें थॉमसन ने 3 भागों में बांटा था। जिसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा पुरापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। ये तीनों ही हम लोगों ने डीपली पढ़ लिए हैं। और फिर उसके बाद हमने ताम्र पाषाण काल को पढ़ा है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रागैतिहासिक काल है, जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड है, वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब जब नेक्स्ट क्लास हम लेंगे तो उसमें हम प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद जो हमारा प्रो हिस्टोरिक पीरियड आ जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल, हम उसे पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें हम प्रो हिस्टोरिक पीरियड मतलब आद्य ऐतिहासिक काल को हम पढ़ेंगे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से हम शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।